इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का सुनकर शाम का एक जालिम बादशाह सूफियानी, जिसका ताल्लुक बनु उमय्या से होगा, वो अपनी फौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को खत्म करने के लिए भेजेगा। लेकिन मक्का और मदीना के दरमियान मैदान बैदा के अंदर इसे अल्लाह ताला जमीन के अंदर धंसा देगा। कुर्बे क़यामत के सबसे बड़े फितने दज्जाल और इसकी फौज का इमाम मेहदी की फौज से फैसला कुन जंग मुल्क शाम के अंदर करना, हदीसे मुबारका के अंदर शाम को मुसलमानों के इकट्ठा होने और एक ताकत होने के लिए अमन की जगह करार देना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शाम के मौजूदा दारुल हुकूमत दमिश्क की एक जामिया मस्जिद के सफेद मीनार पर वापसी और खास तौर पर याजूज माजूज के फितने का शाम के अंदर इसी जगह पर शदीद होना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर दमिश्क के पहाड़ों में पनाह लेने पर मजबूर हो जाए। मुल्क शाम की सरजमीन का कुर्बे क़यामत के हालात के अंदर किरदार इंतहाई अहम है और इसलिए आज इस मुल्क के मौजूदा हालात को सिर्फ पॉलिटिकल इख्तिलाफात और खाना जंगी से हटकर इस्लामी नुक्ते नजर से देखना इंतहाई जरूरी है, ताकि हम ये जान सके कि यह तमाम हालात बिला वजह नहीं बन रहे हैं, बल्कि ये दुनिया अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर अब बहुत जल्द बस होने ही वाला है। आइए जानते हैं कि कैसे मुल्क शाम की सरजमीन इस्लामी तारीख के अंदर इंतहाई अहम मकाम रखती है। ये अंबिया की सरजमीन है जिसे फितनों के दौर के अंदर अमन की जगह और तमाम मुसलमानों के एक जगह पर इकट्ठा होने की जगह के तौर पर हदीसे मुबारका के अंदर हुक्म दिया गया है कि इस सरजमीन की तरफ हिजरत करना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक से हिजरत करके शाम की तरफ सफर किया और इसी जगह पर रहने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इसी मुल्क के अंदर आबाद थी और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैदाइशी वतन भी यही था। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ये इलाका इंतहाई अहम था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद इनकी नबूवत और दावत का ताल्लुक भी इसी इलाके से है। इस्लामी तारीख में बनु उमय्या की बादशाहत का मरकज मुल्क शाम की सरजमीन थी और कुरान हदीस के अंदर शाम की सरजमीन को बरकत वाली और मुबारक सरजमीन के तौर पर बयान किया गया है, क्योंकि कुरान करीम में इरशाद होता है कि हमने इब्राहिम और लूत को इस सरजमीन की तरफ बचा लिया जिसे हमने तमाम जहानों के लिए बरकत बनाया था। और इसके बाद फरमाया कि पाक है वो जात जो कि अपने बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक लेकर गया, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत दी है। और इस कुरानी आयत के अंदर इर्द गिर्द के इलाके से मुराद मुल्क शाम की सरजमीन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुल्क शाम की तरफ हिजरत करो, क्योंकि यह सरजमीन अंबिया की सरजमीन है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम को आखिरी वक्तों के अंदर फितनों का मरकज, लेकिन इन्हीं फितनों से महफूज रहने वाली सरजमीन भी करार दिया। यानी ये फितने शुरू भी इसी मुल्क से होंगे और खत्म भी इसी सरजमीन से होंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा हक पर कायम रहेगा और वो मुल्क शाम के अंदर होंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर की दो अहम तरीन निशानियां ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट मुल्क शाम के मौजूदा हालात से जुड़ी हुई हैं। पहली निशानी ये है कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले मुसलमानों की हालात इंतहाई काबिले रहम होगी। वो इंतहाई बुरी हालात के अंदर होंगे, इन पर जुल्म सितम हो रहा होगा, इनका मुसलसल कत्लेआम होगा, लेकिन पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर एक ऐसा लीडर नहीं होगा जो कि इन तमाम मुसलमानों के लिए आवाज उठाए, इनके साथ प्रैक्टिकली तौर पर खड़ा हो। जैसा कि आपने गाजा के अंदर देखा, कोई एक मुस्लिम लीडर भी ये जुर्रत नहीं करेगा कि उम्मते मुस्लिमा को इकट्ठा करके इनकी फौज का सिपा सलार बने।
दुनिया भर के मुसलमानों पर इस कदर जुल्म सितम के बाद अक्सर एथिस्ट ये सवाल करते हैं कि मुसलमान मिलकर अपने अल्लाह से इसके लिए मदद क्यों नहीं तलब करते, इनका अल्लाह, इनका खुदा इनकी मदद आखिर क्यों नहीं करता। तो उन लोगों के लिए जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने इस मदद का वादा पहले ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की सूरत एक सिपा सलार की सूरत कर रखा है, और अब आप देख रहे हैं कि ये तमाम हालात उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इमाम मेहदी की आमद से पहले मुसलमान आपस में फिरका वारिसे फितना तकसीम हो चुके होंगे कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे दे चुके होंगे, और इसी दौरान मक्का के अंदर हज के दौरान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। हजरे असवद के पास तमाम मुसलमान इनको पहचान कर इनकी बैत लेंगे। इस वक्त दुनिया के तमाम मुसलमान मुल्क, खुसूसन अरब मुल्कों के अंदर एक एक आलम कुफ्र ने जिन मुल्कों को तबाह कर दिया, इनके अंदर अफगानिस्तान, इराक, फिलिस्तीन, लेबनान, लीबिया और अब मुल्क शाम भी हैं। और पेशन गोई के मुताबिक आज आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के जुल्मों सितम का शिकार सिर्फ मुसलमान कौम इस वक्त काबिले हालत रहम के अंदर है, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर इनको लीड करने वाला कोई लीडर इस वक्त मौजूद नहीं है, और आने वाले वक्तों के अंदर ये हालात मजीद बदतर होने जा रहे हैं। और इसी जमाने के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना था। मुल्क शाम से मुताल्लिक दूसरी निशानी एक ऐसे जालिम बादशाह का इस मुल्क से निकलना है जो कि इंतहाई जालिम और इंतहाई मक्कार होगा और तमाम मुस्लिम दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, और इसका नाम होगा सूफियानी। इसका सिलसिला नसब बनु उमय्या यानी अबू सूफियानी की नस्ल से होगा। सूफियानी के फितने के पेशन गोई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे की है कि सूफियानी शाम के इलाके से खरूज करेगा और जुल्मो जबर का बाजार गर्म करेगा। ये एक जालिम हुक्मरान होगा जो कि अपने धोखे और फरेब से लोगों को गुमराह करेगा। और शाम के मौजूदा हालात को देखें तो ये बदअमनी और इस मुल्क का टूटकर कई बाकी ग्रहों के अंदर बट जाना, ये सब कुछ इसी तरफ इशारा नहीं कर रहा कि ये जालिम बादशाह के इब्तिदार में आने का इब्तिदा दौर है, और हालात मुकम्मल तौर पर वैसे ही बन रहे हैं। और जो ज्यादा देर नहीं है कि इन्हीं बागी ग्रहों का एक कमांडर, एक ऐसा शख्स इक्तदार के अंदर आएगा जिसका नाम होगा सूफियानी, और ये शख्स अपनी हुकूमत और ताकत के इक्तदार के नशे के अंदर पूरी मुस्लिम दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। कहीं पर जुल्मो सितम से, कहीं पर जंगों से, तो कहीं पर अपनी मक्कारी और चालाकी से बाकी मुसलमान मुल्कों की कमजोरियों का फायदा उठाकर वो इस मकसद के इंतहाई करीब होगा। लेकिन अचानक से इसको खबर होगी कि मुस्लिम दुनिया को लीड करने वाला और इसकी हुकूमत को लौटने वाला एक सिपा सलार दुनिया के अंदर मक्का में जाहिर हो चुका है, और वो सिपा सलार और कोई नहीं होगा बल्कि होंगे इमाम मेहदी, और पूरे अरब से मुजाहिदीन इनके लश्कर के अंदर जुड़ना शुरू हो जाएंगे। सूफियानी ये देखकर फौरन अपना लश्कर इनसे मुकाबला करने के लिए भेजेगा, लेकिन हदीस मुबारका के अल्फाज के मुताबिक अल्लाह ताला मैदान बैदा यानी मक्का और मदीना के दरमियान एक मैदान के अंदर इसके लश्कर को जमीन के अंदर ही धंसा देगा, और इमाम मेहदी सूफियानी और इसके लश्कर का खात्मा करेंगे। इसके बाद खुरासान से काले झंडे की जमातें निकलकर इमाम मेहदी के साथ इनके लश्कर के अंदर शामिल होंगे, और ये फौज मिलकर फिलिस्तीन और यरूशलेम को आजाद करवाएंगे। फिलिस्तीन के अंदर ही जंगे हर मजनून यानी तीसरी आलमी जंग का आखिरी मार्का होगा, और उसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा। दज्जाली फौजें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की लश्कर पर भारी पड़ेगी, जिसके बाद इन तमाम मुस्लिम फौजों का वक्ती तौर पर पीछे हटकर आखिरी पड़ाव होगा मुल्क शाम की सरजमीन। और इसलिए हदीस मुबारका के अंदर कहा गया कि जब फितने बढ़ जाए तो शाम की तरफ हिजरत करो। दज्जाल के इस फितने अजीम को खत्म करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी शख्सियत को दी है, जो कि शाम दमिश्क के जामिया मस्जिद के मीनार पर उस वक्त फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर नाजिल होंगे, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इनका लश्कर एक जगह पर दज्जाल और इसकी फौजी के हाथों चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर घिर चुके होंगे और आखिरी हमला करके इनको खत्म करना चाहते होंगे। और बिल्कुल उसी टाइम पर ज़हूर होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का,
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद ये दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर खौफ से पिघलने लगेगा। जैसे नमक पानी के अंदर घुल जाता है, वो भागने की कोशिश करेगा और शाम से अपनी जान बचाकर इजराइल के अंदर जाकर पनाह लेगा, लेकिन यहां से भी भागने की कोशिश करेगा, लेकिन आखिरकार बाबे लूत के मुकाम पर पकड़ा जाएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसको कत्ल करेंगे। हैरत अंगेज तौर पर आज इसी बाबे लूत के मुकाम पर एक एयरपोर्ट बेन गोरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, जो कि इसराइल का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन हवाई अड्डा है। यह मौजूदा तिल अबीब शहर के इंतहाई करीब वाक़या का है। यहां पर यह बात नोट करने की है कि जंग के दौरान ऊंची जगह को, खुसूसन पहाड़ों को, बहुत ही अहमियत हासिल होती है। ये वो कुदरती ताकत है जो कि बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी और तबाही को भी बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं और इंसानों की जान बचा सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि पहाड़ों के अंदर जाने का मतलब इनके अंदर मौजूद कोई गैर मामूली ताकतें होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर हालिया टाइम के अंदर अफगानिस्तान की मिसाल ले लें। यूएस अफगान जंग के दौरान 20 साल तक अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान जंगजुओं पर अपनी हर जदीद टेक्नोलॉजी ड्रॉस और इंटेलिजेंस से हमला करती रही, लेकिन जब भी ये हमला करती तो यहां पर अफगान सिपाही पहाड़ों की सुरंगों के अंदर छुप जाते। अपनी हर कार्रवाई के बाद वो ऐसा ही करते, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया का कोई भी बम जितना भी स्ट्रांग हो, पहाड़ों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बिल्कुल यही काम यानी इंसानों की प्रोटेक्शन ये पहाड़ उस वक्त भी करेंगे। और इसलिए हदीस शरीफ के अंदर यह भी आता है कि जब फितने दज्जाल अपने अरूज पर होगा तो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों का रुख करो, जहां पर इसकी कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। इवन के सैटेलाइट के जरिए भी यहां पर छुपे लोगों को देखना मुमकिन नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोगों के लिए भी याजूज माजूज से पनाह के लिए ये पहाड़ सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होंगे, यानी ये पहाड़ उनको दज्जाली टेक्नोलॉजी के खिलाफ लड़ने में मदद करेंगे। मिसाल के तौर पर हदीसे मुबारका के अंदर दज्जाल के गद्दे का जिक्र मिलता है, जो कि आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, कि इस पर बैठकर वो महीनों का सफर कई घंटे के अंदर या मिनटों के अंदर तय कर लेगा। और आज के टाइम में अगर हम इस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि महीनों का सफर घंटों में कर सकती है। और यही वो एयरक्राफ्ट है जिस पर बैठकर दज्जाल बाबे लूत के मकाम से एयरपोर्ट से फरार होने की कोशिश करेगा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम इसको यहां पर कत्ल कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से याजूज माजूज की तमाम टेक्नोलॉजी इन पहाड़ों के आगे फेल हो जाएगी। और अगर हम ये मान लें कि ऐसा नहीं हो सकता और ये कोई गैर इंसानी एलियन मखलूक है, तो कॉमन सेंस की माने तो सवाल पैदा होता है कि याजूज माजूज की इतनी बड़ी फौज उस पहाड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकती जिस पर ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मौजूद होंगे। हम एक ऐसी मखलूक की बात कर रहे हैं जो कि समुंदरों का पानी पीकर खत्म कर सकती है, कत्लों गारत के बाद सब कुछ तबाह कर सकती है, जमीन पर जंग करने के बाद ये कह सकती है कि अब आसमान वालों की बारी है, तो सोच कर देखें कि क्या उसके लिए ये मुश्किल काम है। इसका मतलब ये है कि वो इंसानी मखलूक ही है, लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, जिसको हम दज्जाली टेक्नोलॉजी कहते हैं। खैर, ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। शाम के मौजूदा हालात कुर्बे क़यामत की उस वक्त के मजीद करीब होने की तरफ इशारा कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को लगता है कि बशारुल असद जैसे जालिम की हुकूमत का खात्मा होने के बाद शाम अब मुकम्मल तौर पर आजाद हो चुका है। और कुछ लोगों को तो मेरी लास्ट वीडियो के अंदर यह समझ ही नहीं आ रहा था कि हक पर कौन है और मैं बागियों को मुजाहिदीन क्यों नहीं कह रहा। मुख्तसर बात यह है कि इस तमाम खाना जंगी से फायदा सिर्फ और सिर्फ इसराइल को हुआ है, क्योंकि फिलिस्तीन के बाद इराक, फिर लेबनान और अब शाम की तबाही से इसके लिए ग्रेटर इजराइल का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अमेरिका और इजराइल ने मसलक कार्ड का इस्तेमाल करके एक सुन्नी ग्रुप को सपोर्ट किया और दूसरे को इसके आगे कर दिया, जिससे मुसलमान इकट्ठे होने की बजाय एक बार फिर से तकसीम होकर आपस में मसलक यानी शिया सुन्नी की बहस में पड़ गए हैं। एक बात आप याद रखें कि ये तमाम मिलिटेंट ग्रुप बगैर पैसे और सपोर्ट के नहीं चल सकते।
मैं ये नहीं कहता कि ये लोग बदनीयत होंगे, बल्कि अनजाने के अंदर इनको इस्तेमाल किया गया है। मेरा मानना है कि ईरान ने जो बशार उल असद की नाजायज हुकूमत को सपोर्ट किया वो भी गलत था, और इन मुजाहिदीन का दुश्मन के हाथों चाहे अनजाने के अंदर इस्तेमाल हो जाना भी गलत है, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये कोई एक ग्रुप नहीं है, बल्कि बहुत सारे ग्रुप से मिलकर बनी एक जमात है, जो कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि अपने मफादात की खातिर तकसीम भी हो जाएगी। लिहाजा आप ये जान ले कि बशार उल असद जैसे जालिम डिक्टेटर की हुकूमत खत्म होने के बाद अब शाम के हालात बेहतर नहीं होंगे, बल्कि आने वाले टाइम के अंदर मजीद बदतर होने वाले हैं। अगर हम इन तमाम हालात को गौर से देखें तो हम वाज़े तौर पर यह समझ सकते हैं कि इन तमाम हालात से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला कौन है, और इसके बाद पूरी कहानी खुद ब खुद समझ में आ जाती है। आप न्यूज में खुद सुन चुके हैं कि इजराइल ने बहाने से शाम के गोलान हाइट्स के अलावा बाकी इलाके को भी कब्जाना शुरू कर दिया है। गोलान हाइट्स एक टाइम के अंदर शाम का हिस्सा था, लेकिन 1966 की अरब इजराइल जंग के बाद यूनाइटेड नेशन ने इसको बफर जोन बना दिया, यानी ना ये इलाका शाम के कंट्रोल में होगा और ना इजराइल के। लेकिन अभी अभी खबरों के मुताबिक इजराइल ने गैर कानूनी तौर पर अपने टैंक्स और एयरक्राफ्ट से इस इलाके पर कब्जा कर लिया है और शाम पर मुसलसल 500 के करीब हमले किए हैं। शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क, जो कि यहां से कुछ घंटे दूर है, वहां के अहम तरीन मिलिट्री और सरकारी ठिकानों पर भी इसने हमला किया है, और सबसे बढ़कर जानबूझकर शामी आर्मी के टैंक्स और हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर दिया है, ताकि जो भी हुकूमत यहां पर मुस्तकबिल में बने वो इतनी लंगड़ी और कमजोर हो कि अगले 10-20 साल तक चाहकर भी इजराइल का कुछ ना बिगाड़ सके। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर हमें घबराना नहीं है, बल्कि ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का बहुत जल्द ज़हूर होने वाला है, जो कि एक बार फिर से ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद इस पूरी दुनिया को अमन से भरने वाले हैं। बस हमें अपने आसपास हालात पर कड़ी नजर रखनी है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद इनकी आर्मी में शामिल होना है। और अब ये तमाम हालात बस उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनके आने के अंदर अब ज्यादा देर नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी इन खुशनसीबों के अंदर शामिल फरमाए, जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज का हिस्सा होंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक वो उस वक्त उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग होंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।